जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AR पब्लिकेशन में। बताओ भाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बताइए भाई। उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो भाई साहब देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी। तो आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का मैथ्स का सैंपल पेपर 03 यानी तीसरा सैंपल पेपर है। ऑलरेडी 2 सैंपल पेपर मैंने करा दिया है, जो हमारे क्या चैनल पर डल गई है। आप जाके वीडियो एक एक करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने बोला था कि आप लोगों को 5 सैंपल पेपर कराऊंगा मैं, उसी के सिलसिले में ये तीसरा सैंपल पेपर है। ऑलरेडी 2 करा दिया हूँ और ये तीसरा होगा। सैंपल पेपर मैं ज़्यादा टफ रखता हूँ और ना ही ज़्यादा लो रखता हूँ। मीडियम की होती है, जो एग्जाम से रिलेटेड होती है। ऐसा नहीं कि हमें यहाँ पे महारत ही नहीं दिखाना है कि ला के एकदम इतना बड़े बड़े क्वेश्चन में करा रहा हूँ जिससे एग्जाम से कोई नाता ही नहीं है। हमें वो चीज़ें करना है कि भाई सब जो डायरेक्ट एग्जाम में आए। इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का पोर्शन होता है ना, तो डीआई का पोर्शन ज़्यादा होता है। तो डीआई का मैंने वन शॉट करके एक वीडियो डाला है इस चैनल पे, आप जाकर देख लीजिएगा। उसमें कंप्लीट डीआई मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। उसमें पाई चार्ट, टेबुलर डीआई, हर एक चीज़ मैंने बाकायदा अच्छे तरीके से पढ़ाया हूँ, ठीक है भाई। बिना टाइम पास किए हुए चीज़ों को शुरू करते हैं और आइए एक एक करके क्वेश्चन को उड़ाते हैं, एकदम धुआं धुआं करते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करिएगा हमारा मोटिवेशन नहीं बढ़ता है। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई का मोटिवेशन बढ़े तो हर जगह पर इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार एक पेन को 10 रुपए में बेचने पर उसकी लागत का 1/11 भाग खो देता है, तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत सिंपल सा सवाल है, प्यार से बना लेंगे। बस आपको समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। बोला है क्या कि जब 10 रुपए में बेच रहा है ना, तो लागत का 1/11 भाग खो देता है। यानी लागत मतलब क्या होता है, यानी सीपी का 1/11 भाग खो देता है। यानी इसका मतलब ये है, बहुत 1 सेकंड वाला सवाल है, कि सीपी का 1/11 भाग खो देता है। यानी समझो, जो हमारा सीपी था वो 11 था, जिसमें से 1 खो देता है। यानी ये बोल सकते हो कोई चीज 11 का थी, 1 उसमें हम खो दिए, यानी कहने कि लॉस हो गया। तो हमारे पास अगर सेलिंग प्राइस की बात करूंगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। मान लो 11 सीपी है हमारा, 1 उसमें से लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस आया 10 और सीपी हमारा कितना हो जाएगा 11। और कहीं ना कहीं देखोगे तो सवाल में क्या बोला है कि 10 रुपए में बेचने पर, यानी बेच रहे कितना 10 रुपए में। तो ये बोलोगे कि सेलिंग प्राइस 10 का मान 10 दिया है, हमें निकालना क्या है, तो पेन का क्रय मूल्य निकालना है। तो 10 का मान 10 है तो 11 का मान 11 होगा और यही आंसर होगा। 11 का है तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। तो ये सवाल था, सिंपल सा सवाल है कि लागत मूल्य का 1/11 खो देता है। यानी हमारा सीपी 11 था, उसमें से 1 खो देता है, यानी 1 का लॉस होता है। तो हमारा सेलिंग प्राइस आता है 10, जो 10 का मान दिया है 10, तो हमें 11 का मान पूछा है, यानी सीपी का पूछा है, तो 11 का मान 11 आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। जब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक परीक्षा में जॉन द्वारा अंग्रेजी, गणित, हिंदी और ड्राइंग में प्राप्त औसत अंक कितना 50.5 थे। गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और क्राफ्ट में उनके औसत अंक 70 थे। यदि सभी 7 विषयों का औसत अंक 58 है तो गणित का अंक, गणित में कितने अंक है। देखो गणित का पूछा है ना, तो कहीं ना कहीं देखो तो इसमें गणित कॉमन होगा। कहाँ कॉमन है, देखो इसमें अगर गणित दिया है तो दूसरे वाले में भी गणित होगा, देखो, और बाकी सारे अलग अलग होंगे। क्योंकि जानते हो जब एक सब्जेक्ट का नाम मान पूछता है ना, तो उसमें अगर मान लो 4 सब्जेक्ट है तो 3 सब्जेक्ट कॉमन देता है, ताकि 3 सब्जेक्ट अलग अलग रहते हैं। एक सब्जेक्ट कॉमन देता है ताकि उसमें से माइनस करके वो एक सब्जेक्ट का मान निकाल दो। अगर मैं इसको बेसिक से बनाऊंगा तो देखना, और स्मार्ट अप्रोच से भी बनाऊंगा वो भी देखना कैसे होता है। अगर मैं बेसिक से बनाऊं जाऊं तो क्या होता है, ये है एवरेज का सवाल, ठीक है। हम शुरू से पढ़ते हैं कि अगर सम निकालना होता है तो क्या करते हैं, एवरेज में हम नंबर से गुणा करते हैं, हमारा सम निकल के आता है, यानी योग निकल के आता है। तो हमें क्या दिया है, यहाँ पर बोला है, ये वाला लाइन पढ़ो, लास्ट वाला है, देखो ध्यान से पढ़ना। यदि सभी 7 विषयों में औसत अंक 58 थे तो गणित का अंक निकालना है। यानी 7 विषय है और ऊपर से ये कह रहा है कि 4 विषय, देखो अंग्रेजी, गणित, हिंदी और ड्राइंग, 4 विषय ये है। फिर 4 विषय यहाँ पे मिलेगा, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और क्राफ्ट, यानी 4 विषय। तो 4 4 8 विषय हो गया। 8 में से हम 7वां विषय घटा देंगे तो एक विषय बच जाएगा जो हमारा गणित का आएगा, और वहीं उसी का हमारे पास अंक आ जाएगा, यानी गणित का निकल के आ जाएगा। तो पहले भाई क्या करोगे, 8 में से 7 घटा दो, तो सबका सम लेते हैं। ये 4 विषयों का एवरेज कितना है भाई, तो 50.4 है। तो सम कितना आएगा, तो 4 इंटू में 50.5 कर देंगे, सम आएगा 4। फिर अगला जो 4 विषय है वो कितना, उनका क्या एवरेज दिया है, तो उनका एवरेज 70 दिया है, ठीक है भाई 70। अब हम माइनस कर देंगे इसमें से 7 विषयों में, 4 और 4 8 हो गए, और 7वां विषय, 7 को जो विषय है उसको माइनस कर दो, 7 इंटू में, अब भाई सब कहाँ है, इनका एवरेज क्या दिया है, तो देखो 58 दिया है, तो 58 से गुणा कर दो, बस बात खत्म। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा प्यार तरीके से। देखिए अब यहाँ पे देखिए, 5 चौका 20 के जीरो हाथ में 2, 50 चौका 200 और 2, यानी 202 आ जाएगा। एक पॉइंट लग जाएगा, यानी पॉइंट का वैसे जीरो की वैल्यू नहीं होती तो इसको हटा दो, कोई नीड नहीं है। आइए आगे,
फिर यहाँ पर प्लस में 70 का 4 गुना यानी 7 चौक 28 यानी 280 हो जाएगा, और माइनस में ये हो जाएगा 58 का 7 गुना 7 बजे 35 7 में 3 7 बटे 56, ठीक है 7 बटे 56 के 6 में 5 7 बजे 35 और 5 कितना होता है भाई, तो 40 होता है। बस अब घटा दो, ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 482। 482 में से मैंने 406 घटाया तो कितना आएगा, तो हमको मालूम है भाई कि 76 आएगा। जो मैथ का अंक होगा 76 और 76 का है तो ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। एकदम सिंपल सा सवाल था, एकदम बेसिक सी सवाल थी जो आप प्यार से बना लेते। ये उसका बेसिक प्रोसेस था। अब बोलोगे भैया इसको अगर मान लो हमें स्मार्ट अप्रोच से बनाना है तो कैसे बनाएंगे। देखो इसका मैं स्मार्ट अप्रोच बनाता हूँ। ऑलरेडी जब आप एवरेज नहीं पढ़े होंगे ना तो जाइए, हमने रेलवे फाउंडेशन में कंप्लीट एवरेज पढ़ा दिया है, पूरा बेसिक से हाई लेवल की चीजों को करा दिया है, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी वहां पे मैं कराया हूँ। समझो हमें ये देखने को मिला, क्या देखने को मिला, जो हमारा एवरेज था यहाँ पे, इसको पहले मिटाते हैं सब, ठीक है भाई, हमें कोई बात नहीं है, इसको हटा दो। टोटल 7 विषय का एवरेज कितना था, 58 था, ठीक है, टोटल 7 विषय का एवरेज 58 था। मैंने मान लिया कि टोटल 7 विषय का एवरेज 58 था। अब देखो जितना कम हो रहा है और जितना ज्यादा रहा है उसको क्या करो, ज्यादा होगा तो ऐड कर देंगे, कम होगा तो घटा देंगे। अब देखो ये जो 4 विषय का अंक औसत अंक कितना है, 50.5 है, तो 58 से कितना कम है, देखना जरा 58 से कितना कम है। तो आप बोलोगे भैया कि 58 से अगर हम देखूं तो 7.5 कम है, तो यहाँ पे क्या है 7.5 कम है, ठीक है, और कितने पर कम है, तो 4 विषय, तो 4 पर कम है। फिर आ गया हो, अब इन 4 विषयों का कितना है एवरेज 70 है, तो 58 से कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो ज्यादा है तो प्लस लेंगे, और कितने लोगों पे ज्यादा है भाई, तो 4 विषय पे ज्यादा। बस अब देखो निकाल लो, इसको कैलकुलेट कर लो। ये हमारे पास 58 ऐसा रहेगा, माइनस 7, ये देखो 5 चौको 20 की रात में 2 7 चौको 28 और 2 30 30.0, तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, सिर्फ 30 आएगा। 7.5 का 4 गुना करोगे तो 30 होता है, फिर प्लस में 12 चौको 48 हो जाएगा। अब देखो 58 में से हमें क्या करना है भाई, पहले देखो 48 में, पहले ऐसे भी कर सकते हो कि 58 में से 30 घटा दो, तो 58 में से 30 घटाओगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 28 और प्लस में 48, बस जोड़ दो, 8 8 16 हाथ में 1 4 2 6 और 1 7 76, तो ऐसे भी हमारा 76 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। तो जानते हो क्या, हमने यहाँ पे डायरेक्ट एवरेज से एवरेज कंपेरिजन कर दिया कि मैंने टोटल का एवरेज मान लो कितना था, 58 था, 58 से देखा कि 4 विषय का एवरेज इतना कम था तो घटा दिया, कितने पे कम था, तो 4 विषय पे कम था, और ये 12 ज्यादा था, कितने पे ज्यादा था, तो 4 विषय पे ज्यादा था, और ओवरऑल डेविएशन निकाल के हम एवरेज इसका अंक निकाल दिए। तो ऐसे भी निकाल सकते हो बहुत सिंपल तरीके से, ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 29 है, तो x माइनस 1/x का मान निकालना है। क्या है, अलजेब्रा का सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। हमने ये पढ़ा है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है 1/x स्क्वायर में अगर कोई भी संख्या दिया हो, मान लो यहाँ पे n दिया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर और प्लस में अगर x ना, अगर मान लो कि सिर्फ ये निकालना होता है, 2 केस निकलता है, देखो दोनों पॉसिबिलिटी बता देता हूँ, फिर आप सेकेंड में आंसर निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर पूछ दे कि x प्लस में 1/x निकालना हो तो क्या करना है, और यहाँ पर x माइनस 1/x निकालना हो तो क्या करते हैं। 2 चीजें होती है, अगर माइनस वाला निकालना है तो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ देखो ये n है तो यहाँ पर -2 कर देते हैं, n है n ले लेते हैं -2 करके यहाँ पे रूट लगा देते हैं। अगर प्लस वाला निकालना होता है तो कुछ नहीं करोगे, ऐसे ही n हो जाएगा और प्लस का 2 कर देंगे और यहाँ पे रूट लगा देंगे, बस प्लस में +2 माइनस में -2 कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो तो यही चीज दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का देखो 29 दिया है, हमें इसका मान पूछा है, तो इसका मान के लिए क्या था, n माइनस क्या है 2, तो 29 माइनस में 2 करेंगे और रूट लगा देंगे, तो 29 में से 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट का 27। अब देखो यहाँ पर सारा बाहर निकल के आया, कभी भी अगर रूट से कोई भी संख्या बाहर निकल के आती है ना तो प्लस माइनस साथ में निकल के लेके आती है, तो रूट 27 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो 3√3, क्योंकि भाई सब आपको मालूम है कि इसको ऐसे लिख सकते हो 3 3 9 3 27, तो इसमें से ये 2 3 बाहर निकल के 1 3 आ जाएगा और रूट में 1 3 रह जाएगा और प्लस माइनस में रहेगा, तो आंसर हो जाएगा 3√3, और कहा है तो ऑप्शन नंबर बी। ये सब सवाल था, सिंपल सा सवाल था, उसके लिए सिंपल था जो ये मालूम था उसको, अगर ये चीजें नहीं मालूम था तो फिर उसको टाइम ज्यादा लग जाएगा और उस चीजों को अच्छे से निकाल नहीं पाएगा, इसलिए वो पीछे हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे बेसिक चीजें ऑलरेडी यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया, ताकि कभी भी इससे रिलेटेड और चीजें है तो आप प्यार से निकाल पाओ। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक बस 50 मिनट में किसी दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यात्रा के समय को कम करके 20 मिनट तक तय करने के लिए बस को किस चाल से चलना पड़ेगा। सवाल ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई हमारा बस है, वो 50 मिनट में समझिए कि कोई यात्रा कंप्लीट करती है 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से,
ठीक है। अब वही यात्रा यानी जो यात्रा जो डिस्टेंस कवर की है, अब समय कम कर दिया और 20 मिनट में तय करना है, ठीक है। वही यात्रा का 20 मिनट में हमें तय करना है, तो भाई साहब हमारा स्पीड कितना होना चाहिए। आप हमेशा से मालूम है, क्या मालूम है कि अगर कोई भी चीज़, देखो हम हमेशा से पढ़ते हैं, देखो क्या पढ़ते हैं कि अगर मान लो कोई चीज़ ये टाइम है, ये हमारा स्पीड है। अगर मान लो हमारे पास टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड कम होगा, अगर वहीं हमारे पास टाइम कम लग रहा है तो स्पीड ज़्यादा हो रहा है। तो टाइम कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगा, यानी जो भी हमारा आंसर होगा 60 से ज़्यादा होगा। और देखो सारे 60 से ज़्यादा होंगे, तो इसको बनाना पड़ेगा बेसिक से। देखो प्यार से बना लो, बहुत इजी सवाल है, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन पहला तरीका बहुत बेस्ट है। समझो हम पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं भाई, कि डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस कैसे निकलते हैं, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड में टाइम से गुणा करोगे तो डिस्टेंस आता है। स्पीड क्या था, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कितना गए थे ये, 50 मिनट गए थे। कहीं ना कहीं देखो ये किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी घंटा में चेंज करके डिवाइड बाई 60 करेंगे तो घंटा में चेंज हो जाएगा। यहाँ से काटोगे तो जो डिस्टेंस आ जाएगा वो 50 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। यानी ये बोलोगे कि 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 50 मिनट में 50 किलोमीटर दूरी तय की है। अब यही 50 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करना है, तो हमारा स्पीड क्या होगा, तो स्पीड निकाल दो। स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। डिस्टेंस 50 किलोमीटर दिया है और टाइम इन्होंने 20 मिनट दिया है। ये मिनट में है, हमें भाई साहब घंटा में चेंज करो, क्योंकि ऊपर किलोमीटर पर आवर है, तो घंटा के लिए डिवाइड बाई 60 करते हैं। इसको उठा के ऊपर भेज दो ताकि कैलकुलेशन आसान होगा। तो ये भाई बट्टे का 60 ऊपर आके गुणा में 60 हो जाएगा। अब काटो, 20 से काटोगे 3 बार में, यानी कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 150। और 150 कहाँ है भाई साहब, तो 150 देखिए ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। ये सवाल है। तो ये है बेसिक से जो एक एक स्टेप जैसे बोला था वैसे हम क्वेश्चन को पढ़ के लिए। लेकिन जब आप टीएचडी मेरे से पढ़े होंगे तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि कभी भी अगर मान लो डिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट, तो उस केस में क्या होता है, स्पीड डायरेक्टली स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, और टाइम क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का। उस कॉन्सेप्ट से भी इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। बाकी ये बहुत ईजी था तो हम इसे प्यार से बना लिए। अब वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं बोला है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि एक ही दूरी भाई साहब, पहले मान लो कि 60 किलोमीटर के हिसाब से 50 मिनट जा रहे हैं, तो जो दूरी कवर की है उसी दूरी को 20 मिनट में जाना है, यानी कहीं ना कहीं डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब भी हमारे पास यहाँ पर ये आ जाए कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है भाई, कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, उस केस में स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है, या ऐसे बोल सकते हो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो, तो यहाँ पे 50 मिनट लग रहा है, यहाँ पे 20 मिनट लग रहा है, यानी टाइम दिया है 50 मिनट 20 मिनट। तो जो यहाँ पे टाइम का जो रेशियो आएगा हमारे पास, वो 50 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इसको काट भी सकते हो ऐसे, देखो इसको जब काटोगे तो काट दो भाई, 10 दूना 20 और 10 पचे 50, ये आ गया। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 2:5, ठीक है भाई। अब देखो ये स्पीड का रेशियो, पहले स्टार्टिंग में स्पीड कितना था, 60 था, तो ये क्या बोलोगे, जो 2 का यूनिट है वो भाई साहब 60 है, तो 2 डिनोट कर रहा है 60 को, तो 5 कितना कर रहा है, 2 कर रहा है 60 को, यानी 1 30 होगा, तो 30 में 5 से गुणा कर दो भाई, तो ये हो जाएगा 150 किलोमीटर। और यही पूछा था हमसे, जो ऑप्शन नंबर डी आ गया। बताओ, एक सवाल करने के कई तरीके होते हैं, बस आपको क्या एग्जाम में कौन सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक होता है वो लगाओ और प्यार से आंसर लेके आओ। बताओ भाई कैसा लग रहा है भाई, चीजें अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलना है, ठीक है भाई। ये नहीं कि सिर्फ आप बैठ के देख रहे हैं, मजा नहीं आएगा उससे, अपना भी सपोर्ट लगाओ भाई। जब आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा है तो आप भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से एफर्ट्स को डालो। आओ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 5 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक आयताकार पार्क जो 105 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। ये देखो इसके चारों ओर अंदर की तरफ 2.5 मीटर चौड़ा घास से बना पैदल रास्ता, ठीक है। 18 मीटर, देखो 18 रुपए प्रति मीटर की दर से इस घास पे पौध को ट्रिम करने की लागत क्या होगी, यानी कहीं ना कहीं पैसा बोला है। इसको हम 1 सेकंड में भी उड़ा देंगे, ठीक है। पहला इसका बेसिक समझते हैं, बाकी इसका स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा कि आप अगर एग्जाम में रहोगे तो कैसे क्वेश्चन को पढ़ के सेकंडों में उड़ा पाओगे। बेसिक क्या है, देखो हमें ये मालूम है क्या कि कोई आयताकार पार्क है, ठीक है। मैं यहाँ पे आयताकार पार्क बता देता हूँ। ये हमारे पास समझो आयताकार बनाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास आयताकार पार्क है, ठीक है। अब इसी में एक और चीज आ गया है क्या, तो एक और इसमें, इसको मैं छोटा करके इसमें अगर लगाऊं, कोई बात नहीं, ये ज्यादा हो गया। इसको समझो क्या हो रहा है, ये देखो, ठीक है। इसको अगर मैं छोटा करके इसी में करूं, ठीक है, समझना भाई, इसको समझो, ये हो गया, ठीक है। एक और इसी में, ये एक और हो गया, क्योंकि क्या है, चारों बगल रास्ता की बात बोला है, ठीक है। देखो अब मैं पढ़ता हूँ एक बार सवाल आपको। 105 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। जो लंबाई है इसका कितना है, 105 मीटर। तो ये बोलोगे जो लंबाई है 105 मीटर, और जो इसकी चौड़ाई है कितना होगी, चौड़ाई
कितनी होगी भाई साहब 75 मीटर। ठीक है, इसकी चौड़ाई जो होगी 75 मीटर हो जाएगी। अब बोला है क्या, इसके चारों तरफ अंदर की तरफ 2.5 मीटर चौड़ाई के घास से बना पैदल रास्ता, ये जो है ना भाई, ये घास से बना रास्ता है पैदल, ये ठीक है पैदल रास्ता, जिसको कितना है भाई 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर है। तो हमें ये निकालना है भाई पैदल रास्ता, तो 18 वर्ग मीटर से घास को पथ को ट्रिम करने के लिए, यानी जो ट्रिम करा जाएगा ना ये सारा जो घास का जो पथ है इसको ट्रिम करने के लिए लागत क्या होगा। तो हमेशा पहले क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। एरिया में हम क्या करते हैं, रेट से गुणा करते हैं तो हमारा कॉस्ट निकल के आता है, यानी लागत आ जाता है। तो पहले एरिया निकाल लो। तो कभी भी ऐसा सवाल है ना, तो उसके लिए इसका डायरेक्ट अगर इस फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है तो हमेशा ध्यान रखो, कभी भी अंदर की तरफ बात बोले ना, अंदर की तरफ निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है समझो। तो अंदर के लिए फॉर्मूला होता है 2x बटे में 2x इंटू में एल प्लस बी, और जब यहाँ पर 2x से गुणा किया हो ना तो माइनस का 2x कर दो बस। यानी अंदर की तरफ की बात बोले, हमेशा जब बीच अंदर की तरफ को निकालने के लिए एरिया निकाले तो ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, अब बोलोगे जो भैया x का मान क्या है, तो x का मान ये है कि कितना मीटर ये चौड़ा इसमें घास की है जो वो है, तो x का मान 2.5, तो ये यहाँ पर 2 इंटू में 2.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर लंबाई क्या है, तो लंबाई हमारे पास 105 दिया है, ठीक है, प्लस में यहाँ पर ब्रेथ यानी चौड़ाई कितना है 75 है, और माइनस में 2x यानी कहने के 2 इंटू 2.5 करोगे तो 2.5 का 5 2 गुना 5 होता है बस। अब देखो ये हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 105 में से क्या 105, और इसमें क्या करोगे 75 में से 5 करोगे 70, तो 105 और 70 कितना होता है भाई, तो कहने के बोलोगे 175, यानी ये हो गया भाई साहब 5 इंटू 175, तो 50 25 के 5 हाथ में 2 17 25 85 और 2 87, यानी जो हमारा एरिया आया 875 आया। हमें जो निकालना है क्या निकालना है भाई, ट्रिम करने की लागत यानी कॉस्ट निकालना है। तो हमें ये मालूम है कि कॉस्ट बराबर क्या होता है भाई, तो कॉस्ट बराबर एरिया इंटू रेट होता है। एरिया क्या दिया है तो 875, और रेट हमारा ऑलरेडी उन्होंने दे दिया 18 रुपये प्रति वर्ग मीटर। 18 से गुणा करो, 18 5 90 की 0 हाथ में 9, 18 सत्ते कितना होता है, तो 18 सत्ते 126, 126 में 9 ऐड करोगे भाई तो 135 हो जाएगा, हाथ में 13, और 18 अठे होता है कितना 144, 144 में 13 ऐड करोगे तो 157 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15,750। कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर डी। तो एक अच्छा सवाल था, ये है भाई साहब मेंसुरेशन 2D में का सवाल था जो रास्ते से रिलेटेड है, बट ये क्या है आपको फॉर्मूला मालूम था तो प्यार से आप निकाल लिए। तो ये रहा भाई साहब पूरा बेसिक से। अगर मान लो किसी बच्चे को फॉर्मूला नहीं मालूम है, एग्जाम में ये सवाल आएगा तो वो कैसे करेगा। देखो हम शुरू से पढ़ते आए हैं बचपन से कि कभी भी अगर कोई चीज में हमें निकालना हो, कॉस्ट निकालना हो, तो बस एक चीज याद रखना है, कॉस्ट के केस में हमें ये कुछ नहीं देखना है भाई, जितना ये सब ताम झामे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें इतना जानना है कि कॉस्ट निकालना है। जब हम यहाँ पर कॉस्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे समझो। कॉस्ट बराबर में मैंने क्या बोला था, तो हमेशा होता है एरिया इंटू में होता है रेट। ठीक है भाई, एरिया इंटू में रेट। समझो यहाँ पे हमें क्या है, एरिया कुछ भी है, समझो एक्स कुछ भी है, बट रेट हमें दिया है, रेट इन्होंने दिया 18 रुपये ये। तो भाई साहब जो भी हमारा कॉस्ट आएगा ना वो 18 से मल्टीपल होगा, यानी एरिया में कुछ भी गुणा करोगे तो जो हमारा एरिया है वो 18 से मल्टीपल होगा। यानी ये बोल सकते हो जो कॉस्ट भी होगा ना वो 18 का मल्टीपल होगा। यानी 18 का मल्टीपल में क्या होता है भाई, तो 18 का फैक्टर क्या होता है, तो 9 भी होता है 2 भी होता है। यानी भाई साहब देखो जो संख्या 18 से कटेगी वो 9 और 2 दोनों से कटेगी, तो हम क्यों ना डायरेक्ट 9 का डीएस लगा ले, यानी 9 का वो लगा ले डिविजिबिलिटी। तो 9 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है कि संख्याओं का योग 9 होना चाहिए, संख्याओं का योग 9 है तो 9 से कटेगा। देखो यहाँ पे 8 और 7 कितना 15, 15 7 22 5 27, ये 9 है कट सकता है। यहाँ पर 7 नहीं कटेगा, देखो 8 और 1 9 कट जाएगा, 5 2 7 नहीं कटेगा। यहाँ पे देखो 5 5 10 और 8 18 ये कट सकता है, यानी हमारे पास 2 ऑप्शन मिल गया, तो 9 से कटता है। लेकिन ये देखो अगर 18 से कट रहा है भाई तो 2 से भी कटना चाहिए, और 2 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि लास्ट का अंक क्या होना चाहिए भाई, इवन होना चाहिए। अगर लास्ट का इकाई अंक इवन है तो सीधी सी बात है 2 से कटेगा। और यहाँ पर देखो इकाई अंक क्या है भाई, तो यहाँ पे इकाई अंक देखो 5 है, जो 2 से नहीं कटेगा तो खत्म। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो गया समाप्त। ये सवाल था, बताओ हम क्यों जाए ऐसा। पहले भाई हम इतना बेसिक से क्यों जाए, हमें डायरेक्ट यहीं निकाल लेते हैं ना भाई, क्योंकि हमें मालूम है कि एरिया में हम डायरेक्ट जाकर रेट से गुणा करेंगे तो हमारा कॉस्ट निकल जाएगा, यानी जो रेट है उसी का मल्टीपल होगा हमारा आंसर, और एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। तो ये है भाई साहब एग्जाम अप्रोच, कि एग्जाम में आप बैठे हो तो कैसे चीजों को उड़ाते हैं सेकंडों में, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आइए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और 6 को पढ़ते हैं कि 6 हमारा क्या कह रहा है। एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 6 7 8 के अनुपात में है। पुराने सिक्के के मूल्य वर्ग क्रम 1 5 10 से, यदि बॉक्स में सिक्के की कुल संख्या इतना है तो 10 रुपए के सिक्के की संख्या बताएं, यानी 10 रुपए के सिक्के की संख्या कितना है,
10 रुपये नहीं 8, यानी जो भी हमारा ऑप्शन होगा ना ब्रो 8 का मल्टीपल होगा, यानी 8 का मल्टीपल ये भी है, तो हमें बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि 2 को तो होगा नहीं, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं कि भाई साहब इसमें 50% चांस है कि कोई एक सही हो सकता है, ठीक है, और 50% चांस ये भी कि गलत भी हो सकता है। तो चलो बेसिक से बना लेते हैं। पहले रेशियो, पहले क्या है हमारे पास, पैसा देख लेते हैं कैसे कैसे। 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के पैसे हैं, ये हो जाएंगे 1 रुपये, ठीक है, वहां के बाद से 5 रुपये और उसके बाद से क्या है 10 रुपये के सिक्के, ठीक है। इनका रेशियो क्या है, पहला ये 6 है, उसके बाद से ये 7 का रेशियो, ये 8 का रेशियो। हमें ये मालूम है कि कभी भी अगर रेशियो वाले में गुणा करते हैं, मान लो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, पैसा, यानी जब पैसा को हम क्या करते हैं नंबर से गुणा करते हैं तो टोटल यानी टोटल रेवेन्यू आता है, यानी टोटल पैसा आता है। तो पैसा में कितना आएगा 6, यहाँ पर 7 पचे 35 रुपया और ये 80 रुपया होगा, यानी पैसे आ गए। अगर देखो पैसे में कितना दिया है, कुल मूल्य 847 दिया है, तो ये बोलोगे जो 847 है कितने का मान है, तो भाई सब 5, देखो 80 और 35 कितना होता है 115, 115 में 6 ऐड करोगे तो 121 होता है, यानी 121 का मान है। और हमें निकालना क्या है भाई साहब, तो 10 रुपये सिक्कों की संख्या निकालना है, यानी हमारे पास ये नंबर है, ध्यान रखना ये नंबर है, ये हमारे पास रुपया है, तो नंबर यानी क्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या, यानी 8 का मान निकालना है, तो 8 से गुणा कर दो, बस बात खत्म। काटो इसको, जब हम काटने गए तो कैसे काटेगा ये, 121 है 11 से कट जाएगा, काटो भाई साहब, 11 सतह 77, फिर 3 7 11 से 77, 11 एकम 11, 11 से काटोगे 7 बार में, 7 से 8 से गुणा करोगे 7 8 56, यानी कहने की ऑप्शन नंबर सी होगा, ये डी भी खत्म हो गया बस। तो मैंने क्या बोला था भाई 8 का मल्टीपल होगा, तो 8 का मल्टीपल 2 मिला था, तो हम डायरेक्ट यहां से भी देख सकते थे, बट भाई सब 2 मिल गया इसीलिए हमने बेसिक से बनाया और एक ऑप्शन मिल गया 56। बताओ कितना सिंपल सा सवाल था, प्यारा सा सवाल था, जो रेशियो का सवाल था, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि 7 हमारा क्या क्या है। कह रहा है यदि संख्या p 2 से विभाज्य है और q 3 से विभाज्य है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी मान लो कोई संख्या p है जो भाई साहब 2 से विभाज्य है और q भी है और 3 से विभाज्य है, तो हमको ये मालूम है जो भी इसका मान लो p और q, इन दोनों को जब आपस में गुणा करोगे भाई तो ये भी तो आपस में गुणा हो जाएंगे, यानी 2 3 और 2 6 के मल्टीपल से भी ये क्या कटेंगे, यानी जो p और q जो इन दोनों को आपस में गुणा करके अगर हम चेक करेंगे तो क्या है इन दोनों को मल्टीपल से भी ये कटेंगे। अब ऐसा तो है नहीं भाई कि मान लो जैसे एग्जाम्पल ले लो, कैसे एग्जाम्पल, मान लो मैंने p का मान ऐसा लेता हूँ 4 लेता हूँ और 3 का मान 6 लेता हूँ, ठीक है। अब देखो अब ये क्या हो गया हमारे पास, क्या है 4 और ये 6 कितना हो जाएगा भाई साहब 10 हो जाएगा। अब 10 को अगर मान लो 3 सॉरी गुणा करना है ना, गुणा करना है, यहाँ पे गुणा है तो 6 चौका 24 होता है, और यहाँ पे गुणा करो 3 और 2 6, इससे काटोगे भाई तो डायरेक्ट आ जाएगा 4, ठीक है, यानी पूर्ण रूप से कट जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हो भाई कि P एंड Q यानी 6 से भी गुणा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब बोलोगे भैया क्यों, अगर मान लो ये हो गया P प्लस Q, अगर उसके बाद से 6 से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है। मान लो मैंने क्या बोला था कि P और Q क्या है, इनको ऐड कर लो, तो 4 और 6 ऐड करोगे तो 10 होगा, और किससे डिवाइड करना है 6 से डिवाइड करना है, तो 6 से डिवाइड करना, देखो 10 कटेगा 6 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी खत्म। P और Q मान लो यहाँ से 5 से विभाज्य है, देखो अलग अलग चीज, आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो कट जाएगा, कैसे कटेगा, देखो ये 4 हो गया और यहाँ पे मान लो यहाँ पे 6 हो गया, अब यहाँ पे 5 से विभाज्य करना है, ठीक है, 3 और 2 5, तो ये बोलोगे 10/5, ये तो कट रहा है भैया, तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है, क्या पता मैं यहाँ पर चेंज करके देखूं, अगर मान लो इस केस पे भाई सेटिस्फाइड हो रहा है तो हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे मान लो ये P है जो हमारा, इसके जगह पे मैं ऐसा क्या संख्या लेता हूँ जो 2 से कटे, और यहाँ पे ऐसा लेता हूँ Q जो 3 से कटे। अब इसको 2 से काटना है, ठीक है, तो 2 का कोई एक मल्टीपल रख लो। अगर मैं 2 का मल्टीपल रखता हूं तो क्या, मान लो यहाँ पे हम रखता हूँ 8 रखता हूँ 2 के मल्टीपल, और 3 का मल्टीपल 9 रखता हूँ, ठीक है। अब दोनों को आपस में ऐड करो तो 9 और 8 17, यही तो बोलता है P प्लस Q, जो दोनों को आपस में ऐड करो 17 होगा, और फिर इन दोनों को आपस में ऐड करो 5, क्या 17 5 से कटेगा, यानी हर जगह पे अप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये भी खत्म हो गया। और P एंड Q हमेशा एप्लीकेबल होगा, कुछ भी रखो भाई साहब जो 2 से और 3 से कटेगा और इनका मल्टीपल से भी कटेगा, सेम वैसे ही ये भी नहीं कटेगा, P एंड Q 5 के क्या मल्टीप्लाई करने से नहीं कटेगा, देखो यहीं पे नहीं कट रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 6 × 4 24 था, और नीचे क्या था, दोनों को ऐड करो 5, तो 24 5 से कटेगा नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। तो एक ही ऑप्शन है भाई साहब कि अगर मान लो P अगर 2 से कट रहा है और Q भी 3 से कट रहा है तो वो दोनों को मल्टीपल से भी कटेगा, यानी P एंड Q भाई साहब 6 के मल्टीपल से कटेंगे, और एक ही ऑप्शन नंबर है। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है, बट फिर भी मैंने वेरीफाई करके बता दिया, ताकि कभी भी ऐसा सवाल है तो आप भी वेरीफाई करके चीजों को निकाल पाओ, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा रोडिनी ने 8% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 रुपए निवेश किए, बहुत बढ़िया, जो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है,
तो वह राशि जो बोला है, वह जो राशि प्राप्त करेंगे वह कितनी होगी। यानी भाई साहब जो राशि प्राप्त होगा वो कितना होगा, यानी कहीं ना कहीं ये बोलो, कहने का मतलब है कि आपने निवेश कितना किया है 15,000 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से एक साल में आपको कितना मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं हमें अमाउंट पूछा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा सवाल है, प्यार से बना लोगे। देखो कभी भी अगर रेट हमारा यहाँ 8% दिया है, टाइम 1 साल दिया है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया अर्धवार्षिक, कभी भी छमाही आ गया अर्धवार्षिक, उस केस में देखो क्या होता है, जो रेट होता है हमारा और जो टाइम होता है, रेट हमारा आधा हो जाता है। तो रेट 8% है तो आधा होगा कितना हो जाएगा 4%, और टाइम 2 गुना हो जाएगा। टाइम 1 साल है तो समझो टाइम हमारा 2 ईयर हो जाएगा, यानी ये बोल सकते हो कि 2 बार लगेगा टाइम। ठीक है, ये चीज़ है। ये कौन से केस में होता है, जब हमारा अर्धवार्षिक दे दिया जाए कि जो हमारा जो रेट परसेंट अकाउंट कर रहे हैं 6 महीने पर काउंट करेंगे तब। अब आप शुरू से पढ़ते आए हैं, क्या पढ़े, या तो आप सक्सेसिव लगा लीजिए, नहीं तो क्या आप रेशियो लगा लो, तो हम सक्सेसिव से बना लेंगे। तो जो सीआई का रेट परसेंट आएगा कैसे आएगा, 4% का सीआई 2 साल के लिए आप सक्सेसिव लगा के निकाल लीजिए। नहीं तो मैं डायरेक्ट भी बताया हूँ क्या, कि एक बार इन दोनों को क्या करो, आपस में ऐड कर दो। 4 और 2 कितना होता है 6, नहीं ऐड करके भी नहीं कर सकते, एक बार इसको गुणा कर दो, एक बार इसका स्क्वायर करके भी वैसे भी निकाल सकते हो। नहीं तो हम देखो जैसे वो था तरीका जो हम ऐसे निकालते हैं, क्या है हमारा a प्लस बी और प्लस में ए बी अपॉन में 100। ठीक है, अब निकाल लेते हैं। अगर मान लो a की जगह पे हम 4, फिर b की जगह पे 4, प्लस में 4 चौको 16 बटे में 100। ठीक है, अब देखो 4 और 4 कितना हो गया भाई साहब, 4 और 4 हो गया हमारा 8, और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा भाई साहब 16 और बट्टे में 100 यानी 0.16, यानी ये बोलोगे 8.16 आ गया हमारे पास है। तो मैंने क्या बोला था, एक बार इन दोनों को गुणा कर लो और एक बार क्या स्क्वायर कर लो, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। यानी जो सीआई का रेट परसेंट आ गया हमारा 8.16%। ठीक है, जो सक्सेसिव से भी निकाल सकते हो, ये मैं रह देने देता हूँ, मिटाऊंगा नहीं, आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। अब देखो हमें ऑलरेडी इन्होंने क्या दिया है, तो भाई साहब जो 15,000 दिया है ना, ये क्या है, तो 15,000 ये जो है वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। तो 15,000 है जो प्रिंसिपल है, जो अपने आप का 100% का मान होता है। हमें निकालना क्या है, अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, तो अमाउंट बराबर में होता है प्रिंसिपल प्लस में ब्याज। प्रिंसिपल 100 होता है और ब्याज यहाँ पर निकाल दिए हैं 8.16, यानी जो हमारा अमाउंट आ जाएगा 108.16 आएगा। हमें इसका मान निकालना है, यानी 108.16। ठीक है, अब देखो बहुत ऐसे बच्चे क्या करेंगे कि इसको लो भाई साहब काट रहे हैं, अब निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पर डीएस का यूज करूंगा, यानी डिजिटल सम। डिजिटल सम कैसे होता है, एक पॉइंट हटा दो, यहाँ पर 00 आ जाएगा। हमेशा देखो नीचे एक बनाना होता है, ऑलरेडी एक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काउंट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 8 और 1 9 खत्म, 5 4 9, यानी इसका डीएस 9 आ जाएगा। 6 3 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, इसका डीएस 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 6 और 3 9 खत्म, 4 और 2 6, डीएस 6 आ जाएगा। 9 खत्म, 6 और 5 11 और 1 12, यानी डीएस 3 आ जाएगा। सबका डिजिटल सम अलग अलग है। अब यहाँ पर लगा दो डीएस, यहाँ पर लगाओगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 1 6 आएगा, गुणे में 8 और 1 9 खत्म, 6 और 1 7 आएगा। तो 7 में 6 से गुणा करोगे तो 42 आता है। इनका डीएस का सम 6 आएगा, और डीएस का सम 6 का है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी जो हमारा आंसर बी हो गया। बात खत्म। अब बेसिक से भी बना सकते हैं निकाल के, बाकी मैंने डीएस भी लगा लिया, और यही आंसर आएगा 16,224। ठीक है, तो डिजिटल सम बहुत आसान होता है, प्यार तरीका से आप डीएस लगाओ, आपका कैलकुलेशन भी बचेगा और चीज़ों को आसान से उड़ा दोगे। और देखो कहाँ पूछा है, आरआरबी टेक्नीशियन का सवाल है, ग्रेड 3 का पूछा हुआ। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे। बेसिक सा सवाल था, बस आपको यहाँ पर रेट निकालना था, रेट निकाल के चीज़ों को आप आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 कि 9 हमारा क्या कह रहा है। भाई साहब ये मान दिया, इसको आप वेरीफाई करना बहुत ईजी है, यहीं से आप निकाल सकते हो। 54 बट्टे में 6, यानी कहीं कहीं 9 आप निकाल ही सकते हो यार। यहाँ पे मैं बता दूंगा तो फिर मेरे को बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप खुद बताना, ये डायरेक्ट ऑप्शन से उड़ा दोगे। अब क्या होगा आंसर, आप कमेंट बॉक्स में बाकायदा देना, बहुत सिंपल से, इधर का हमें कैलकुलेट करने की नीड भी नहीं है, इतना हिंट आपका भाई दे दिया। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा आयुषी और अनमोल की आयु का अनुपात 2 और 7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3 और 8 होता है। तो बोला है उनकी वर्तमान में आयु का अंतर क्या है। सिंपल सा सवाल है। देखो यहाँ पे उनका आयु का क्या है भाई सब, रेशियो 2:7 है। अब 4 वर्ष बाद, प्लस में जब 4 वर्ष होता है ना भाई, तो 3:8 होता है। कभी भी एज के केस में क्या होता है कि दो लोगों का जो आयु का गैपिंग होता है वो सेम होता है, यानी समान होता है। अगर इधर उधर हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। मान लो मैं 20 साल के हूँ, आप 30 साल के हो, तो जीवन भर भी 20 और 30 साल की मतलब 10 साल की गैपिंग रहेगा। ये नहीं कि आपका जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो आपका गैपिंग भी बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो गैप को समान करो। जब मैंने यहाँ पाया तो देखो यहाँ पर गैपिंग क्या है 5 का, और यहाँ पर गैपिंग क्या है, यानी गैप ऑलरेडी समान है, तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो ऐसे बोलोगे कि यहाँ पर 7 से 8 हो रहा है, यानी एक यूनिट जो है कितने का मान है, तो यहाँ पर देखो 4 साल का मान है।
और ये जो है ना हमारा प्रेजेंट एज है। तो बोला है इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, अंतर का बोला है, आयु का अंतर। तो इन दोनों का डिफरेंस 5 है, तो एक का मान 4 है, तो भाई साहब 5 × 4 कर दो तो 20 हो जाएगा, और यही आंसर होगा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। तो बहुत लल्लू लल्लू सा सवाल था, स्टार्टिंग में थोड़ा इजी जी सवाल है, जैसे जैसे लास्ट में जाओगे क्वेश्चन का लेवल भी देखने को मिलेगा, बस आप सेशन में बने रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और 11 को पढ़ते हैं कि 11 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा पी क्यू से 2 गुना कुशल है, पी क्यू से 40 दिन कम समय में एक काम को पूरा करने में सक्षम है, एक साथ काम करते हुए काम को पूरा करने में उनके द्वारा लिया गया कुल दिनों की संख्या बताना है। बहुत लल्लू सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। देखो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक है हमारे पास पी हो गया, ये है क्यू, और यहाँ पे एफिशिएंसी दिया है, बोला है पी क्यू से 2 गुना एफिशिएंट है, यानी क्यू 1 है तो भाई साहब ये 2 गुना एफिशिएंट है, जिसकी वजह से ये क्या 40 दिन कम टाइम लेते हैं। बहुत बढ़िया, तो 40 दिन कम टाइम लेते हैं, तो टोटल वर्क निकाल दो भाई। तो टोटल वर्क क्या होता है भाई साहब, हमें ये मालूम है कि टोटल वर्क एफिशिएंसी इंटू हम टाइम से गुणा कर देते हैं। तो एफिशिएंसी कितना है भाई, 2 है, और कितना दिन यानी 40 दिन, तो आ जाएगा भाई साहब हमारा टोटल वर्क 80 आ गया। टोटल वर्क 80 आ गया, तो आगे पढ़ लेते हैं। देखिए अब देखिए, ये बोला है कि एक साथ काम करते हुए काम को पूरा करने में उनके द्वारा लिया गया कुल दिनों की संख्या बताना है, यानी टोटल दिन का संख्या बताना है। लो भाई, तो कुल दिनों की संख्या, एक साथ काम करेंगे 80 वर्क है, कितने भाई एक साथ काम करेंगे तो कितने एफिशिएंसी से, इनका 2 है, इनका 1 है, यानी 3 से काम करेंगे। 80/3 करोगे तो 26 पॉइंट के समथिंग होता है, मतलब 80 से 3 दूना कितना, 3 दूना 6 होता है, 2 20, फिर यहाँ पर 26 पॉइंट, फिर मान लो फिर उसके बाद से अगर 1 आ गया, फिर 3 अगर देखो 36 18 2 20, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 3 6 18, यानी 26 पॉइंट से ज्यादा होगा। ठीक है, 26.6 से ज्यादा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। 26.5 से कम होता है ना भाई, तो आता भाई साहब क्या, तो यहाँ पे 26 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 27 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 26 से ज्यादा है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर भाई साहब 12 देखते हैं कि 12 हमारा क्या कहना। कह रहा है जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है वही प्रतिशत हानि होता है। ठीक है, जब वह उसे 1500 रुपए में बेचता है, यदि वह 10% लाभ कमाना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। लल्लू सा सवाल है। जब यहाँ पर मैंने ये लाइन पढ़ा ना तो हमारा आंसर आ गया। इसको बेसिक से बनाएंगे, बाकी एग्जाम में कैसे उड़ाएंगे ये देखो। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। हमें यह मालूम है कि लाभ कमा रहा है 10%। देखो प्यार से समझना, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है भाई, 1/10। नीचे क्या है हमारा सीपी है, ऊपर क्या है प्रॉफिट है। तो हमें यह मालूम है लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य क्या करते हैं, तो सीपी में प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो विक्रय मूल्य आता है। यानी 10 में 11 ऐड करोगे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, क्या ये विक्रय मूल्य नहीं सेलिंग प्राइस। यानी जो भी हमारा ऑप्शन होगा ना 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल क्या बोलता है, ऑड प्लेसेस को आपस में ऐड करो, इवन प्लेसेस को आपस में ऐड करो और दोनों का डिफरेंस ले लो, जिसका डिफरेंस 0 और 11 का मल्टीपल आया आंसर हो जाएगा वही हमारा। देखो ये 4 है खत्म, ये 7 है खत्म, यहाँ पे 2 है खत्म, तो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पढ़ने की नीड भी नहीं है, एक बार मैंने पढ़ा और पूरा ना सोल्यूशन करके 1 सेकंड में चीजों को निकाल दिया। अब बोलो भैया आप इतना जल्दी बना लेते कैसे है, तो ये होता है भाई साहब नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का नतीजा। आप भी इतना फास्ट हो सकते हो, बस इस बुक को मंगाओ भाई और इस बुक के दबा के प्रैक्टिस करो। इसमें इतने सारी चीजें दिया गया है ना, एकदम समझो। मान लो 3500 क्वेश्चन है, जिसमें से ऑलरेडी रेलवे फाउंडेशन बैच में मैं 2000 क्वेश्चन खुद करा रहा हूँ, यानी इस बुक को मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन भी इस बुक से निकाला गया है, क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ ना 2025 का, वहां तक के अपडेटेड सवाल इसमें डाल दिए गए हैं, यानी पूरा अपडेट करके इसमें डाल दिया गया है। तो इस बुक को मंगाओ, मात्र 300 रुपये में विद डिलीवरी आपके घर पे चला जाएगा। और दबा के प्रैक्टिस करो, फिर देखो आपके भाई की जैसा स्पीड ना हो गया तो फिर बताना। चीज़ों को सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ोगे और सेकंड में आंसर मार के निकल जाओगे, लेकिन वह है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब बोलोगे भैया बुक ये मंगाएंगे कहाँ, तो ये बुक भाई साहब फ्लिपकार्ट अमेजन पे आपको मिल जाएगा, सर्च करोगे तो आ जाएगा। नहीं तो कहीं नियरेस्ट लोकल बुक शॉप पे जाकर भी बोलोगे कि हमें आदित्य रंजन सर की बुक चाहिए रेलवे मैथ्स, तो वो बाकायदा मंगा के आपको देगा। फिर भी अगर नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही इस बुक का लिंक है, तो वहां से भी भाई साहब आप मंगा सकते हो। ये तो भाई साहब इसका स्मार्ट अप्रोच था। बोलोगे भाई इसको बेसिक से ही बना दो, क्या पता है अगर 2 ऑप्शन मिल जाए 11 को तो हम क्या करेंगे। तो देखो इसका बेसिक है, ऑलरेडी सिंपल सा सवाल है, बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट पे है। हमें ये मालूम है कि देखो ये वाला लाइन पढ़ो कि कभी भी बोले हमारे पास रुपए पर बेचने पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है वही प्रतिशत हानि होती है, यानी लाभ और हानि प्रतिशत बराबर आ गया, तो उस केस में कुछ नहीं करते हैं, दोनों क्या करते हैं, दोनों सेलिंग प्राइस को ये जो दिया गया है इनको आपस में ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हैं तो सीपी आ जाता है। तो यहाँ से जब सीपी निकालेंगे हम, तो देखो इन दोनों को आपस में ऐड करो, 1920 प्लस में आ गया 1500 और डिवाइड बाई 2 करेंगे। अब देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, फिर 9 × 14 हाथ में 1,
फिर 2 और 1 3, 3420 डिवाइड बाई 2 करोगे तो हमारा जो आ जाएगा 1710 आ जाएगा सीपी। अब ये 1710 सीपी आ गया और इसी पे बोला है कि भाई साहब 10% का लाभ कमाना है, तो 10% का लाभ कमा लो। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी 10 की चीज 11 में बेचना है, बात खत्म। काट दो भाई, 1 0 से 1 0 खत्म। अब 1 से 71 इंटू 11 कर दो। अब देखो 11 का गुणा क्या होता है, अगर गुणा करना तो एक ऐसे लिख दो, फिर आगे वाला अंक ऐड कर दो, 7 और 1 8, फिर एक ऐड कर दो, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 और नीचे जैसे सेम है वहीं कर दो, यानी 1881 हो जाएगा और 1881 ऑप्शन नंबर बी। खत्म, समाप्त भाई समाप्त। ये है बेसिक तरीका और बाकी स्मार्ट अप्रोच तो मैंने बताया ही था, जो सेकंडों में आप चीजों को उड़ा सकते हैं। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 13 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक टंकी को पाइप ए द्वारा 4 घंटे में और पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जाता है। ठीक है, 8 AM पर पाइप ए खोला गया, यदि पाइप बी को 9 AM पर खोला जाए तो टंकी किस समय पर भर जाएगी। ये बहुत कॉन्सेप्चुअली सवाल है, इसमें कुछ है नहीं, बस कॉन्सेप्ट को समझ लो, प्यार से निकल के आ जाएगा। बोला है भाई कि पाइप का टंकी मतलब भरना है, पाइप ए 4 घंटे और पाइप बी 6 घंटे में भरा जा सकता है। पहले इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, ये भाई सब 4 हावर ले रहे हैं और बी 6 हावर लेते हैं, इनका एलसीएम होगा 12। ये 4 का 3 गुना एफिशिएंसी आ जाएगा, 6 का 2 गुना इनका एफिशिएंसी आ जाएगा, यानी भाई साहब ए 3 के एफिशिएंसी से भर रहे हैं और बी 2 के एफिशिएंसी में भर रहे हैं। जब आगे मैं पढ़ूंगा तो वो दिखेगा आपको। यहाँ पर बोला 8 AM पर एक पाइप ए को खोला गया, अब बढ़ रहे हैं 8 AM पे खोला गया है, यदि पाइप बी को 9 AM पर खोला जाए। ठीक है, पहले 8 AM पर ए को खोला जाता है। समझो हमें कितना भरना है, समझो पाइप द्वारा पानी कितना भरना है भाई, यानी 12 भरना है। तो 12 में से ये होता है 8 बजे पहला टंकी का नल खुलता है, 8 AM पे मतलब नल खुला जाता है, क्या टंकी को भरने में 12 यूनिट भरना है। उसमें से क्या 1 घंटा तक चलता है, तब 9 बजे दूसरा खोला जाता है बी को। तो ये भाई सब 1 घंटे में कितना भरेगा 3, यानी 12 भरना था, 3 भर दिया, बचेगा कितना 9। अब 9 यूनिट बचेगा जो भरना है। जब 9 यूनिट भरना है ना तो उस केस में दोनों लोग आ जाएंगे, क्योंकि फिर 9 बजे बी को भी खोल दिया जाएगा, तो ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे और दोनों साथ में कितना भर रहे हैं, यानी 5 यूनिट भर रहे हैं, यानी ये बोलोगे 5 यूनिट भरेंगे। तो भाई साहब इसको करो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 4/5, यानी 1 सही 4/5 आवर। इसको मिनट में बदल दो तो 60 से गुणा करोगे मिनट में आ जाएगा, यानी 5 से तो 12 5 60। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 1 हावर 12 चौका 48 मिनट, यानी 1 हावर 48 मिनट में। ठीक है भाई, 1 हावर 48 मिनट हो गया। बट हमसे ये तो नहीं पूछा कि 1 हावर 48 मिनट भर जाएगा, पूछा क्या है ये देखो, तो टंकी किस समय पर भर जाएगी, यानी हमें टाइम पूछा है, यानी टंकी किस समय पर भर जाएगी। तो देखो साथ में कब से चालू कर रहे थे, 9 AM पर। 9 AM पर पहले तो भाई सब 8 से लेकर 9 AM तक तो 3 यूनिट भर दिया, बच्चा जो 9 यूनिट तो अभी तो ये 9 बजे से दोनों लोग साथ में चालू किए, तो 9 बजे और ये आपस में ऐड कर दो, तो 9 बजे भाई साहब ये चालू हो गए थे दोनों लोग साथ में और 1 हावर 48 मिनट तक चले हैं। तो आप बोलोगे भाई साहब 10:48 में हमारी टंकी भर जाएगी और 10:48 में है, तो ऑप्शन नंबर सी ये सवाल था। तो इसमें बस सिर्फ एक चीज समझना था कि 8 से लेकर 9 बजे तक सिर्फ ए भाई साहब भरे हैं अकेले, वो 3 यूनिट भरे हैं, तो 12 में से 3 यूनिट खुद भर दिए, तो बचा 9 यूनिट और 9 यूनिट दोनों लोग मिलकर भरते हैं, 1 घंटे 48 मिनट भरते हैं। तो भाई साहब 9 बजे चालू होते हैं और भाई 1 घंटे 48 मिनट ऐड करोगे तो भाई साहब आ जाएगा 10:48। बहुत ऐसे बच्चे 8 बजे से ही काउंट कर लेते हैं, 8 बजे से नहीं काउंट करना है, क्योंकि ऑलरेडी ए भाई साहब 3 यूनिट भर दिए होते हैं। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 हमारा क्या कह रहा है। यदि ट्रायंगल पी क्यू आर के कोण पी क्यू और आर के संबंध में 2r माइनस पी बराबर क्यू माइनस आर को संतुष्ट करते हैं तो एंगल आर का मान बताना है। बहुत सिंपल सा सवाल है, ये देखो ये वाला लाइन बस पढ़ो, यहाँ से बोला है 2r माइनस पी बराबर में क्यू माइनस आर, तो यहाँ पर लिखोगे तो क्या होगा 2r माइनस में पी हो गया, फिर बराबर में हो जाएगा क्यू माइनस में आर। तब ऐसा करता हूं मैं, इस माइनस आर को इधर लेता हूं, तो हो जाएगा 2r और माइनस आर इधर आके प्लस में आर हो जाएगा, q और माइनस p इधर जाके प्लस में p हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलोगे भाई साहब 3r बराबर में q प्लस में p हो जाएगा। हमारे पास ये निकल के आ जाएगा क्या, ये मान आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी ये हो 3r बराबर में q प्लस में क्या हो जाएगा p हो गया। अब हम शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, यानी यहाँ पे तीनों कोण क्या है p q r। तो ये बोलोगे भाई, क्या बोलोगे कि P प्लस में Q प्लस में R जो कितना होता है 180 होता है। बहुत बढ़िया, हमें एंगल R क्या मान है, हमें एंगल R का माप निकालना है, यानी हमें एंगल R का मान निकालना है। देखो यहाँ पे P और Q है और यहाँ पे P और Q है, देखो बात तो बराबर है, Q और P या चाहे P और Q प्लस में है तो सेम ही होते हैं। तो ऐसे बोल सकते हो क्या कि Q प्लस P के जगह पर 3R रख सकते हैं, तो यहाँ पे 3R हम रख सकते हैं,
3r प्लस में ये r है और बराबर में 180 है। 3r और r कितना होता है, 4r हो गया और बराबर में 180। 4 से काटो, 4 चौका 16, 2 4 5 20, यानी जो r का मान आ जाएगा 45 डिग्री। और 45 डिग्री क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर है। ये सवाल था। लोग इसमें मालूम नहीं ट्रेंगल वेंगल क्या क्या बनाते हैं, उसमें कुछ बनाने का काम ही नहीं था, सिंपल सा सवाल था, चीजों को पढ़ना था और प्यार से आंसर लेके आना था। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा दो संख्याओं का मौसा एचसीएफ और एलसीएम का 57 और 114 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 9/2 गुनी है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी हम एलसीएम एचसीएफ में भी पढ़ा दिए, ऑलरेडी रेलवे फाउंडेशन बैच में एलसीएम और एनसीएफ पढ़ाए हैं। उसमें ये चीजें मैंने पढ़ाया है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर में होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट में, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब देखिए हमें ये बोला है क्या कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 9/2 गुनी है, यानी जो पहली संख्या है भाई वो दूसरी संख्या का 9/2 गुनी है, यानी ये बोला है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या आएगा, या तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है इसे कर लो, यानी ये पहली संख्या बराबर में 2 दूसरी संख्या, तो पहली संख्या और बट्टे में दूसरी संख्या, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 2 और दूसरी संख्या 9 हो जाएगी। ये मैंने ऐसे लिखी है ताकि आपको समझ में आए कि कैसे निकाला जाता है, नहीं तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि पहली संख्या भाई साहब और दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या 2 और सॉरी पहली संख्या 2 और दूसरी संख्या 9 है। ठीक है, ये हो जाएगा, कोई एक कोफिशिएंट लगा लो, यानी ये बोल दो कि ये 2x हो जाएगा और ये हमारे पास 9x हो जाएगा, यानी पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या 9x है। अब देखो इसको भी पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, बना लोगे पूरा, लेकिन यहाँ पर पढ़ो, इसमें से जानते हो क्या बोला है, बोला है क्या, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो भाई साहब 2x और 9x में बड़ी कौन है, 9x है, यानी भाई साहब हमारे पास 9x है, तो हम ये बोलेंगे कोई भी मान जो x आएगा वो भाई साहब यहाँ 9 में गुणा होगा, यानी जो भी हमारा ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल होगा। और 9 का मल्टीपल क्या बोलता है कि संख्याओं का योग 9 होनी चाहिए। यहाँ पे देखो 4 2 6 और 1 7 है खत्म, 5 और 9 1 10 खत्म, यहाँ पे देखो 8 1 9 और 6 15 खत्म, 7 2 9, ऑप्शन नंबर डी खत्म। यानी हम डायरेक्ट यहीं से निकाल लेंगे 9 के मल्टीपल से हम उड़ा लेंगे। ठीक है, ये तो रहा भाई साहब आपने ऐसे उड़ाया, लेकिन इसको बोलोगे भैया नहीं आप बेसिक से बनाओ, कि बेसिक से कैसे बनाओगे, तो देखो कितना प्यार से बेसिक से भी आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं, हम बेसिक से बना लेंगे। हमें ये मालूम है कि जो पहली संख्या है हमारा 2x है और दूसरी संख्या 9x है। हमने बोला है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट इक्वल टू में होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट, तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट हो जाएगा 2x इंटू में 9x बराबर में क्या है यहाँ पे भाई सब 57 और इंटू में 114, क्योंकि ऑलरेडी दिया है ना। देखो यहाँ पे क्या है, मौसा दिया है कितना 57 और लसा दिया है 114। आइए काटते हैं इसको। जब काटने जाओगे तो कैसे काटोगे, देखो 2 से इसको काटोगे तो 2 5 10, यहाँ पे आ जाएगा भाई 1 2 14 97 आ जाएगा। 3 से काटो 3 बार में, 3 से काटो 19 बार में, 3 से काटो 19 बार में, तो आप ये बोलोगे भाई सब जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा 19 इंटू 19। ठीक है, तो एक्स का मान लोगे तो यहाँ पे रूट पे चढ़ जाएगा, हटेगा तो समझो, तो एक्स डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा 19, यानी एक्स का मान 19 आ गया। अब बोलोगे भैया ये थोड़ी निकालना है, हमें तो निकालना है बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या 9 इंटू एक्स निकालना है, 9 इंटू 19 करोगे तो 171 होता है, और 171 देखो हमने प्यार से निकाल के ला दिया, और ऑप्शन नंबर डी था। तो ये तो रहा इसका बेसिक जो प्रोसेस है जो आपको मालूम होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने एक एक स्टेप ही पढ़ा दिया है, कहाँ, तो रेलवे फाउंडेशन बैच के में ऑलरेडी ये पढ़ा दिया है कि बेसिक ये चीज़ है, लेकिन आपको उड़ाना कैसे है, तो ये तरीका है उड़ाने का। तो यही फायदा होता है सिंपल पेपर में पढ़ने का। सिंपल पेपर में ये नहीं बताया जाता कि ऐसे ऐसे चीज़ें होता है, वो तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताया देता हूँ, लेकिन सिंपल पेपर में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब ये चीज़ें कब आएगी, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो सेकंडों में चीज़ों को उड़ा लोगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, और चीज़ें समझ में आ रही है तो भाई साहब वीडियो को दबा के लाइक करिए, ठीक है, और हर जगह पर शेयर भी करिए, कि जो भाई है आपका जो फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारी चीज़ों को इतना बेस्ट तरीके से पढ़ा रहा है जो बाकी लोग नहीं बता रहे हैं आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है ए 54,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय आरंभ किया, बी और सी क्रमशः 4 और 6 महीने बाद इस व्यवसाय में शामिल किया गया। ठीक है, वर्ष के अंत में लाभ को 1:4 और 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी के बीच का अंतर निकालो। अच्छा सवाल है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रॉफिट बराबर में क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट इंटू में टाइम, इसी पे सवाल है। और हमें ऑलरेडी दे दिया है क्या भाई, इसमें देखो तो प्रॉफिट का रेशियो दिया है और टाइम का रेशियो दिया है, हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं होता है, प्रॉफिट अपॉन में टाइम, यानी आई इधर ले को पी बराबर पी बटे में टी हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालते हैं, तो पहले प्रॉफिट का रेशियो देखते हैं। प्रॉफिट कहाँ दिया है, देखो तो बोलो कि वर्ष के अंत में लाभ को 1:4 और 5 के अनुपात में विभाजित किया गया है, 1:4 और 5 में, यानी जब प्रॉफिट बोलोगे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा।
हमें निकालना क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट बराबर में होता है प्रॉफिट अपॉन में टाइम, तो टाइम ले लो। अब जब यहाँ पे टाइम देखोगे तो यहाँ पे 4 महीना है बी का और 6 महीना है सी का। अब कैसे समझोगे, समझना, यानी यहाँ पे एक लाइन बोला है कि वर्ष के अंत में, यानी ये 1 साल तक चला है। अब 1 साल तक चला है तो भाई साहब जो बी आए हैं वो 4 महीने बाद आए हैं, यानी स्टार्टिंग से ये था और बी आए हैं 4 महीने बाद। तो बी कितने दिन तक उसके साथ रहेंगे, 4 महीने बाद आए हैं और 1 साल तक काम चलता है, यानी बी भाई साहब उसके साथ 8 महीने रहेंगे। ठीक है, तो बी का क्या बोलोगे यहाँ पे, बी भाई साहब 8 महीने रहेंगे। अब सी का देखो, स्टार्टिंग से भाई साहब 6 महीने बाद आए हैं, तो कितना और रहेंगे उसके साथ, क्योंकि 1 साल तक रहना होता है तो 6 महीने और रहेंगे, क्योंकि काम स्टार्ट होने के 6 महीने बाद आए, तो सी भाई साहब 6 महीने आएंगे। अब बोलोगे भैया ए का तो टाइमिंग दिया ही नहीं है, दिया है भाई, क्योंकि ये नहीं शुरुआत किया है और लास्ट तक गया है, यानी वर्ष के अंत में, यानी ए भाई साहब पूरे के पूरे 1 साल रहे, यानी 12 महीने, तो ए का जो टाइम हो जाएगा 12 महीने। ये इनका भाई साहब रेशियो आ गया। अब कभी भी इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना होता है ना, तो देखो कितना प्यार से, या तो इनका एलसीएम लो, देखो ये काटो तो यहाँ से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा 2 बार में, यानी ये हो जाएगा 1/2। अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो भाई साहब 12, 2, और क्योंकि हमें कोई भी चीज़ अगर मान लो रेशियो में दिया है और उसको बट्टे में दिया है तो उसको नॉर्मल से वैल्यू में लेके आते हैं, तो 12, 2 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो देखो 12 से 12 खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 1, अगर 2 से काटोगे 6 तो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 से काटोगे 2 बार में 6 दूना 12 और 5 दूना 10, यानी 10 आ जाएगा। यानी जो ए बी और सी, यानी स्टार्टिंग में ये थे, ये बी थे और सी थे, ए का रेशियो 1, 6, 10 आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब देखो जो 54,000 है ना भाई, ए का है, ये क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है 54,000 रुपये, तो 54,000 भाई एक का कितना, एक का मान है, और हमें निकालना क्या है, तो बोला है कि बी और सी द्वारा निवेश की गई कुल पूंजी का अंतर, यानी कुल पूंजी का अंतर, हमें ये 4 का मान निकालना है, तो इंटू में 4 करेंगे अंतर, क्योंकि 10 और 6 के बीच का अंतर 4 है, बस निकाल लो। 1 से काटोगे यहीं का, 54 का 4 गुना होता है 216, और डबल जीरो यहाँ पर लगा दो, क्या है 54,000 है ना, तो एक और जीरो यहाँ पर ला जाएगा, 216 और 000 कहाँ है भाई साहब, तो 216 000 ऑप्शन नंबर है। ये सवाल था, बताओ कितना प्यारा सवाल था और कितना आसान तरीके से आपने बना दिया। बट आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है, तो प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट और टाइम ऑलरेडी दिया था, हमने प्यार से निकाल लिया, बाकी कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट इसमें चीज नहीं था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और 17 को पढ़ते हैं कि 17 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि cot a बराबर 7 है तो इसका हमें मान निकालना है, ज्ञात करना है। भाई देखो ये है ट्रिगो का सवाल, अच्छा सा सवाल है, प्यार से सॉल्व करेंगे आंसर हमारा आ जाएगा। देखो अगर cot a बराबर 7 है तो क्या जानते हैं आप कि ये cot a बराबर में 7, तो बट्टे में 1 आ गया, कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर ट्रायंगल बनाओ भाई, जब ट्रायंगल बनाओगे तो इसको क्या बोलते हैं, ये होता है बेस, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, यानी आप सीधी सी भाषा में ये बोल सकते हो b का मान 7 होगा, परपेंडिकुलर 1 होगा। अब हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, उसके बाद से ऐड करके रूट लगा देते हैं, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 49 और 1 50, यानी रूट का 50 आ गया यहाँ। अब बस मान रख देते हैं जैसे जैसे, इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं बट उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मान रख के बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 10 सेकंड थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा बट थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके अपना आंसर लेके आ जाएंगे। आइए यहाँ पर मैंने जब देखा तो बोला क्या है 50 cos है, 50 cos क्या होता है भाई, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस क्या है 7 और हाइपोटेनस क्या है √50, तो 7 बटे में हो जाएगा √50, फिर प्लस यहाँ पाओगे तो 4 साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस 50 है, यानी यहाँ पे 1 बटे में √50 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में आ जाओ। अब सेम देखो यहाँ पे cos QA, यानी cos का मान निकाले तो 7 बटे में हो गया √50, अब इसका होल क्यू है, बहुत बढ़िया, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू में आ जाओ भाई साइन क्यू, यानी साइन का मान निकाले तो 1 बटे में √50 का होल क्यू, फिर यहाँ पे प्लस 6 साइन है, तो साइन ए का मान 1 बटे में √50 हमारा आया था। बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं आगे कैसे निकालेंगे। देखो कभी भी अगर नीचे बेस सेम होता है ना तो ऊपर ऐड हो जाता है, तो 7 × 5 = 35, यानी ये बोलोगे भाई यहाँ पे 50 लिख दिया हूँ, माफ करना ब्रो, यहाँ पे सिर्फ 5 होगा। ठीक है, 50 नहीं होगा, 5 होगा, तो 7 × 5 = 35 और 4 कितना होता है 39, तो ये हो जाएगा 39 और बट्टे में हो जाएगा भाई √50। ठीक है, नीचे आ जाओ। अब देखो 7 का क्यूब कितना होता है 343 और √50 का क्यूब हो जाएगा 50 √50। अब बोलोगे भैया कैसे हो गया, देखो यहाँ पर जाओ √50 इंटू में √50 इंटू में √50, तो हमें मालूम है √50 और √50 50 होता है और सिर्फ एक रूट बचा है तो √50 आ जाएगा, तो ऐसे आता है। ठीक है, ये सबको मालूम होना चाहिए, बेसिक चीज है। तो ये हो जाएगा 50 √50, फिर प्लस ये हो जाएगा 7 बटे में 50 √50। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6 बटे में √50
अब देखो सारे में √50 है, इसमें सिर्फ √50 है, क्योंकि इसमें 50 √50 50 √50 है, इसमें भी ऐसा 50 से गुणा कर देते हैं ताकि सबका बेस सेम हो जाए, तो एलसीएम लेने में आसानी होगा। तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 50 से गुणा कर देंगे। बहुत बढ़िया, बस एक लाइन और लिख लो। ऊपर हो जाएगा 39 √50 और बट्टे में आ जाएगा, देखो इनका एलसीएम हो जाएगा 50 √50। अब ले लो यहाँ पे 50 रूट, यहाँ पर हो जाएगा 343, फिर प्लस में 7, फिर प्लस में 50 छः कितना होता है 300 हो गया। अब कहीं ना कहीं देखोगे तो क्या होगा, यहाँ से √50 को खा जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 39 और बट्टे में आ जाएगा कितना भाई 343 और 7 कितना होता है भाई, तो हो जाएगा 350 और 3 से यानी कहीं ना कहीं बोलोगे 650 और बट्टे में कितना है 50। ठीक है, बट्टे है 50, 0 से 0 खत्म, 5 से काटोगे 13 बार में, तो यहाँ पर जाएगा 39 बट्टे में 13 और 13 इसको काट देगा 3 बार में, और आंसर हमारा 3 होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल था। आपको स्टार्टिंग में लग रहा था सब लल्लू लल्लू सा सवाल है, देखो कितना अच्छा सा सवाल था। तो एक एक ऐसा सवाल आएगा जो बाउंस बैक आप मारोगे, इसमें फंसोगे। इसको एक और तरीका होता है जिसमें हम साइन से डिवाइड करके निकालते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप कंफ्यूज हो। ये तरीका बेस्ट था, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आराम से कैलकुलेट करोगे तो चीजें निकल के आ जाएगी। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर भाई 18 देखते हैं कि 18 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 7 अवलोकन दिया है, इसका प्रसरण निकालना है, कहीं ना कहीं हमें वेरिएंस निकालना है। बहुत आसान से निकाल लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। वेरिएंस निकालने का तरीका ये होता है कि पहले सारे संख्याओं का माध्य निकालो, जो माध्य आता है एक एक संख्या घटाते हैं और उसका स्क्वायर लेके ऐड करके डिवाइड बाई फिर जितने सारे संख्या डिवाइड करके हमारा मान आता है। तो पहले माध्य निकालो। माध्य कैसे निकलेगा भाई, तो सारे संख्याओं को आपस में ऐड करो और जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दो। देखो तो यहाँ पे भाई साहब पहले सारे संख्या लिख लो, 6 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, फिर 12 13 8, 12 13 8, उसके बाद से हो गया 14। ठीक है, मीन निकालता हूं, तो मीन बोलता है सारे संख्याओं का ऐड। 14 और 8 कितना होता है 22 13 35 12 47 10 57 और 7 64 और 6 70। तो 70 डिवाइड बाई टोटल संख्या 7 है, तो जो मीन आ गया हमारा 10 आ गया। अब हमें प्रसरण निकालना है, तो प्रसरण निकाल लो भाई साहब, प्रसरण। अब देखो इसको क्या करते हैं, जो 10 से हर एक संख्या को घटा के स्क्वायर करते हैं। 10 में से 6 घटाओ 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस 10 में से 7 घटाओ 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस 10 में से 10 घटाओ 0, नत लिखो कोई दिक्कत नहीं, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 10 में से 12 घटाओ -2, -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस का कुछ भी स्क्वायर करोगे भाई साहब प्लस में हो जाता है। फिर 10 और 13 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर 10 और 8 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर 16 और बट्टे में टोटल संख्या 7 से डिवाइड कर दो। बस ऐड कर लो भाई, 16 4 20, 9 29, 4 33, 33 और कितना 9 42, 42 और 16 कितना होता है भाई 58, बट्टे में हो गया 7। अब देखो ये हो जाएगा 7 8 56, यानी 8 से स्टार्ट होगा, 7 8 56, फिर 2 20 आ गया, फिर 7 दूना 14, ठीक है, फिर आ गया 60, यानी फिर 7 8 56, यानी 8.28 के करीब में आएगा, 8.28, ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। तो ये सवाल था, बहुत इजी सा था, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अगर मालूम है तो प्यार से निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि 19 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक देश में 52% जनसंख्या महिलाएं हैं, 80% पुरुष की जनसंख्या साक्षर है। यदि कुल साक्षरता 58 है तो महिलाओं में से कितने प्रतिशत साक्षर है। बहुत ही सवाल है। हमें मान लीजिए कोई गांव की जनसंख्या 100% है, इसमें 2 लोग हैं, एक हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा मेन, यानी मेल हो जाएगा, एक हमारी फीमेल हो जाएंगी। ठीक है, ये बोला है कि 55% जनसंख्या फीमेल है। फीमेल में कितना है 55%, तो मेल भाई साहब हो जाएंगे 45%। अब आगे जब पढ़ोगे तो पढ़ो, बोला है क्या 80% पुरुष जनसंख्या साक्षर है, यानी लिटरेट है। तो जो लिटरेट है हमारे कितने हो जाएंगे, जहां से जब आओगे आप लिटरेट में आ जाओ भाई, क्या हो रहा है, ये जब लिटरेट आओगे तो 45 का 80% है, तो 45 का 80% निकाल लो भाई, 8 बटे में 10, 5 9 45, 5 दूना 10, 2 से काटो 4, यानी 9 चौका 36 जो हमारे पास लिटरेट आ गया, यानी साक्षर आ गया 36। बहुत बढ़िया। अब आगे पढ़ो, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया पढ़ते जाओ, आंसर निकल जाएगा। यदि कुल साक्षरता दर 58 है, यानी कुल है कितना 100 का 58% लिटरेट है, यानी साक्षर है, तो इसका 58% निकालोगे तो भाई साहब 100 का 58%, 58 तो लिटरेट है, 58 लिटरेट है, जिसमें से आप ये बोलोगे कि 36 भाई साहब क्या है मेन लिटरेट है। तो महिलाएं कितनी होगी, तो 58 में से 36 घटा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ 2, 22, यानी लिटरेट हो जाएगी महिलाएं। अब आगे पढ़ते हैं, तो महिलाओं में से कितने प्रतिशत साक्षर है, परसेंट निकाला, यानी 22 क्या है लिटरेट है, कितने भाई साहब 55 महिलाएं में से इंटू में 100% कर दो, बात खत्म। यही सवाल है हमारा। 11 दूना 22, 11 5 55, 5 से काटोगे 20 और 20 का 2 गुना करोगे, यानी 40% महिलाएं भाई साहब लिटरेट है, यानी पढ़ी लिखी है, और ऑप्शन नंबर बी हो गया, खत्म।
सिंपल सा सवाल था, बहुत इजी वे में आप निकाल लेते। आइए भाई सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये है हमारा आज का लास्ट सवाल, यानी यहाँ से होता है सिंपल पेपर 3 की समाप्ति। आइए, कह रहा सपना ने 20,400 रुपये साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट किए, कुछ 14% प्रति वर्ष की दर से और कुछ 11% प्रति वर्ष की दर से। अगर उसे 9 साल बाद दोनों इन्वेस्टमेंट बराबर ब्याज मिलता है तो 14% प्रति वर्ष की राशि इन्वेस्ट की गई रकम निकाले। बहुत सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर दो है, यानी पहला ये ब्याज दर हो गया और दूसरा है, मैं मानता हूं कि पहला को इन्होंने किया 14% के ब्याज दर से। हमें ये मालूम है कि क्या होता है, क्या एसआई कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ये पहला क्वेश्चन है, ऐसे समझा दे रहा हूँ, इतना लिखने की जरूरत है नहीं। तो हमें मालूम है कि यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल दिया है, पी मान लिया, कुछ नहीं दिया प्रिंसिपल, ठीक है। हमें ये मालूम है कि भाई सब रेट 14% दिया है, ठीक है, और टाइम कितना दिया है, तो टाइम इन्होंने 9 साल के लिए बराबर बराबर में किया है, ठीक है, और बट्टे में हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब आओ, ठीक है, ये है हमारा पहला बराबर में, ये बराबर है। फिर दूसरा में प्रिंसिपल हो गया, फिर यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि 11% रेट के हिसाब से 9 साल के लिए बट्टे में 100। अब ऐसे क्या करोगे, ये देखो, ये पी से पी खत्म, 100 से 100 खत्म, 9 से 9 खत्म, तो हमारे पास सिर्फ बचता है पहले का 14 बराबर में होता है दूसरे का 9, ये बचता है। तो ये हम नहीं लिखते हैं डायरेक्ट, ये इतना ही लिखते हैं कि पहले का 14 और दूसरे का 9, क्योंकि टाइम भी क्या है हमारे पास, सॉरी दूसरे का क्या है 11, माफ करना 11, फ्लो प्ले में गलती हो जाती है, माफ करना भाई, छोटे भाई समझ गया, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, जब टाइम बराबर होता है ना, तो प्रिंसिपल भी भाई नहीं दिया होता तो प्रिंसिपल भी कट जाता है, टाइम भी कट जाता है, और नीचे का 100 भी कट जाता है। तो हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि पहले का 14 बराबर में है दूसरे का 11, इन दोनों का रेशियो ले लो, यानी जो पहले और बट्टे में दूसरे, पहले का कितना है भाई साहब, इनका सामने वाला मान होता है 11 होता है, और दूसरे का होता है 14, यानी ये 11% वाला है, ये 14% वाला है। अब ये टोटल दिया है कितना, 20,400, तो ये बोलोगे आप, क्या बोलोगे, जो 20,400 है कितने का मान है भाई, 11 और 14 यानी 25 का मान है, और हमें निकालना क्या है, देखो निकालना है तो 14% प्रति दर से इन्वेस्ट की गई राशि। 14% वाला कहाँ है देखना जरा, तो 14% वाला ये है, देखो 14% इन्वेस्ट की गई राशि, यानी 14% वाला कहाँ है हमारे पास, 14% पे इन्वेस्ट की गई राशि, यानी 14% हम कहाँ किए थे, यानी ये पहले वाला में किए थे 14%, और पहले का मान कितना है 11 इंटू में 11, ये नहीं कि 14 से गुणा कर दे, नहीं, पहले में जो इन्वेस्ट किया 14% वाला निकालना है। अब काट दो इसको, जब यहाँ से काटोगे तो कैसे काटोगे, काटो 25 से काटो, 25 8 200, यहाँ पर 40, 25 से 25, 25 6 150, यहाँ पर 6 1 7, फिर 8 और 1 9 8, यानी 8 9 7 6, 8 9 7 6 कहाँ है भाई, 8 9 7 6, ऑप्शन नंबर है, बात खत्म। ये सवाल था, ये था मतलब पूरा बेसिक से जैसे जैसे चीज़ों को बनाया था। जब हम यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे तो इसको देखो, बस आप क्या करोगे, ऑप्शन से भी उड़ा दोगे। हमने ये पता, ये सारा चीज़ मिटा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या क्या दिया है। हमने ये मान लिया भाई, क्या कि मान लो पहला क्या है समझो, यानी पहला है कि 14x बराबर में है, दूसरा 11y, तो मैंने x और y का मान ले लिया, x की जगह पे 11 हो गया और y की जगह पे 14, ठीक है, y की जगह पे 14। हमें टोटल का मान दिया है, हमें पहला यानी 14% वाला मिलता है, पहला का मान 11 है, यानी जो भी हमारा ऑप्शन होगा ना 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल क्या बोलता है, तो संख्याओं का, देखो ऑड प्लेसेस के संख्याओं का योग और इवन प्लस के संख्याओं का योग का डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस 0 या 11 आना चाहिए, आ गया तो कट जाएगा। देखो यहाँ पे देखो 8 और 7 15, 9 6 15 कट जाएगा। यहाँ पे देखो 8 7 15, 9 9 18, 3 आ रहा है खत्म। यहाँ पे देखो 8 7 15, 9 5 14, 1 आ रहा है खत्म। 8 7 15 और 9 7 16 खत्म, 1 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, बात खत्म। तो हमें इतना ताम झाम करने की जरूरत था ही नहीं, बट पहला इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैंने पूरा बेसिक से समझा दिया ताकि आपको दिक्कत परेशानी नहीं हो। ठीक है भाई, तो ये रहा आज के टोटल 20 सवाल जो सिंपल पेपर 3 में हमने कंप्लीट किया। इसका जो क्लास नोट्स यानी हैंड रिटन नोट्स जो मैं अभी पढ़ाया हूँ इस पे मिल जाएगा एआर पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पर, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है भाई, बाकी आपका एक ही काम है, और वो काम क्या है भाई साहब, तो इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है कि और चीज़ें क्या बेटर कर सकते हैं, भाई आपका पढ़ाने का तरीका क्या है, और चीज़ें कैसे चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, वो सजेशन आप दे सकते हैं। बाकी वीडियो को हर जगह शेयर करना है, और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब तक भाई सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इस पर भाई साहब आपकी वीडियो आएगी, आप देख नहीं पाओगे। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, घंटा बदल दबा देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद।